अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज का हमारा ये लेक्चर या इससे अगले दो लेक्चर होंगे जो कि स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग साइक्लिक वोल्टमेट्री होंगे और ये आखिरी लेक्चर है। इससे पहले हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई है। अगर आपने साइक्लिक वोल्टमेट्री को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो आप इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग साइक्लिक वोल्टमेट्री। ज़ाहिर है आपने एक सीक्वेंस में चलना होता है और आपने एक स्टेप को मेक श्योर करना होता है कि वो ठीक हो। तो उसके लिए जो आज हमने इसके स्टेप्स को डिवाइड किए वो 5 मेजर स्टेप्स हैं। तो उन 5 स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि रिकॉर्डिंग द बैकग्राउंड स्कैन। जब भी आपने साइक्लिक वोल्टमेट्री का सेल आपने सेट कर लिया है, साइक्लिक वोल्टमेट्री का सेल कैसे सेट करते हैं ये हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे कि आपने 3 इलेक्ट्रोड लेने हैं, इन्हें ट्रायंगुलर शेप में रखना है। आपने मेक श्योर करना है कि ये इस कंटेनर की वॉल से कांटेक्ट ना कर रहे हो। आपने मेक श्योर करना होता है कि ये जो तीनों इलेक्ट्रोड हैं ये बॉटम सरफेस के साथ टच ना कर रहे हो। जब ये वाली आपने मेजरमेंट्स ले ली, उसके बाद आपने ये साइक्लिक वोल्टमेट्री का सेल आपने सेट कर लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने अभी तक सबसे पहले आपने कोई एसिड सॉल्वेंट रखना है। आपने इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी कोई भी उसमें ऐड नहीं करनी। आपने अपने सेल के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट डाला है, इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी आपने अभी तक ऐड नहीं की। और जब आप ऐड नहीं करेंगे और सीवी परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि अ स्मॉल करंट स्टिल फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड और उसके नतीजे में कोई डिस्टिंक्ट फीचर ऑब्जर्व नहीं होगी, यानी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पीक ऑब्जर्व नहीं होगी, बल्कि हमें एक बैकग्राउंड करंट जिसे आप सम टाइम कैपेसिटिव करंट कहते हैं, डबल लेयर करंट कहते हैं या नॉन फेराडिक करंट कहते हैं, वो हमें ऑब्जर्व होगा। ये कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ दिस करंट है ये वेरी करेगी आपके स्कैन रेट के साथ। अगर आपने स्कैन रेट बहुत हाई रखा तो इसकी इंटेंसिटी हाई होगी और अगर आपने स्कैन रेट कम रखा तो ये अब आपको ज़ाहिर समझ नहीं आ रही होगी। इस तरह मैं आपको इसकी पीक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये जो टॉप पे आपको इस जगह पे पीक नज़र आ रही है, ये वाली। इस पीक को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो देखें आपने यहाँ पे इस पोटेंशियल विंडो के अंदर इसे रन किया है। पोटेंशियल विंडो आपको नज़र आ रही होगी कि ये -0.3 से लेकर -1.5 तक है तकरीबन, या 1.6 तक है। इसको जब आपने रन किया तो आपको ये एक लाइन नज़र आ रही हो। ये लाइन यहाँ से आपको एरो नज़र आ रहा है, यहाँ से इसने यूं गई और वापस स्कैन वापस यहाँ पे आया और कंप्लीट हो गया। ये कहता है कि ये बैकग्राउंड स्कैन है। और बाद औक़ात ऐसे होता है कि इंतहाई स्मॉल करंट आपको इस पीक पे यहाँ पे नज़र आ रहा होता है और वो जो करंट होता है वो बेसिकली कैपेसिटिव करंट होता है। और हमने ये देखा है कि इस करंट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्कैन रेट के। स्कैन रेट जितना हाई होगा उतनी ही ज़्यादा ये करंट की वैल्यू होगी। और ये कहता है कि द बैकग्राउंड स्कैन इज़ इसेंशियल टू टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों कि ये इस वजह से होता है कि आप चेक करते हैं कि क्या आपकी सारे जो कंपोनेंट हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं, आपके कनेक्शंस ठीक हो गए हैं, आपके इलेक्ट्रोड ठीक लग गए हैं और सब कुछ ओके है बिफोर गोइंग टू ऐड एनी एनालाइट इनटू दैट सॉल्वेंट। ये पहला इस वजह से होता है। हमने ये देख लिया ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत को भी हमने देख लिया कि ये हम करते क्यों हैं। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इनर्ट गैस, इनर्ट एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे कुछ पीक्स हैं। ये कहता है कि ये वाली जो पहली पीक आपको नज़र आ रही है, ये ज़ाहिर है ये तो अभी हमने देखी है। ये जो दूसरी पीक है ये कहता है कि आपने लेट्स सपोज आपने सोल्यूशन बनाया एसीटोनाइट्राइल का आपने सोल्यूशन बनाया 0.25 मोलर। तो उसके नतीजे में आपने जब आप विदाउट एनी एनालाइट, आपने एनालाइट जब ऐड नहीं किया तो आपने जब उसे परफॉर्म किया उसके नतीजे में आपके पास ये वाले आपको एक ये वाली पीक में मिल गई और एक ये वाली पीक मिल गई। ये कहता है कि ये वाली पीक्स आपको जो मिलती हैं ये बेसिकली इस सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से आती हैं। और अगर आपके पास इनर्ट एटमॉस्फेयर होगा तो ये वाली पीक्स आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन और ये नीचे वाली रीऑक्सीडेशन या रिडक्शन पीक्स हैं। तो ये बाद औक़ात इस वजह से आती हैं। तो आपने इनर्ट एटमॉस्फेयर आपकी ज़रूरत के मुताबिक, ये आपको लिटरेचर सजेस्ट करेगा, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर एक टेस्ट में इनर्ट एटमॉस्फेयर दें। आपके ये सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है और आपने जो आगे कर रहे होते हैं कौन सा एनालाइट ऐड कर रहे होते हैं उस पर भी होता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि आपको ये वाली जो पीक है ना, रेड कलर वाली जो पीक है, ये बेयर इलेक्ट्रोड है और अंडर एयर ऑक्सीजन में, यानी आपने इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई मटेरियल
नहीं ऐड किया हुआ था तो ये बेयर इलेक्ट्रोड है, जबकि ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही होगी ये वाली बेयर इलेक्ट्रोड नहीं है, बल्कि ये वाली इन्होंने कोई DPPE, ये अंडर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर है। तो ये कहता है कि ये मुख्तलिफ पीक्स हैं, लेकिन अगर आप बेयर इलेक्ट्रोड को यूं विदाउट इनर्ट एटमॉस्फेयर करेंगे, यानी अंडर नाइट्रोजन करेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई पीक नहीं मिलेगी। और अगर आप इसे नाइट्रोजन का इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं देंगे बल्कि आप इसे एयर में करेंगे तो आपके पास ये वाली पीक आएंगी। तो इस पीक और इस पीक में फ़र्क जान लें कि ये वाली पीक फिर आप एनालाइट के बगैर है, एनालाइट आपने ऐड नहीं किया, और ये वाली पीक इस वजह से आ रही हैं कि आपने इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं दिया। तो ये आप पे है, ये यूज़र पे है कि उसने कौन सी चीज़ को स्टडी कर रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर ज़रूरत है तो फिर आपको वो देना पड़ता है। तीसरा स्टेप जो आता है वो ओपन सर्किट पोटेंशियल है। ये कहता है कि जब सेल एस्टैब्लिश हो चुका होता है, असेंबल्ड हो चुका होता है, तो हम एनालाइट ऐड करते हैं, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। जैसे ही हम एनालाइट ऐड करते हैं ना अपने सोल्यूशन के अंदर तो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब Fc प्लस इज एडेड टू द सेल, द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इक्विलिब्रेट विद द सोल्यूशन सो दैट नो करंट फ्लोज। ये कहता है पोटेंशियल तो एस्टैब्लिश हो जाता है लेकिन करंट फ्लो नहीं करता। ये कहता है वो पोटेंशियल जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता उस पोटेंशियल को हम कहते हैं ओपन सर्किट पोटेंशियल। और ये ओपन सर्किट पोटेंशियल ज़रूरी होता है, ये हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन रिडक्स स्टेट ऑफ स्पीशीज़ के से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिडक्स स्टेट ऑफ स्पीशीज़ इन द बल्क सोल्यूशन एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ व्हेन द सोल्यूशन कंटेन अ मिक्सचर। अगर आप इसे मेजर करते हैं तो आपको समहाउ एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज स्पीशीज़ देता है। चौथा स्टेप हमारे पास है मिनिमाइजिंग ऑफ ओमिक ड्रॉप। आप सबसे पहले तो ओमिक ड्रॉप अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास अगर 3 इलेक्ट्रोड हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड है, ये मैंने आपको वर्किंग इलेक्ट्रोड का नाम दे दिया, ये काउंटर इलेक्ट्रोड है और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। जो रेजिस्टेंस वर्किंग इलेक्ट्रोड और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान होती है इसे हम कहते हैं ये ओमिक ड्रॉप है, और ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है काउंटर इलेक्ट्रोड और RE के दरमियान होती है इसे हम RC कहते हैं। और ये जो इन दोनों को RC और RE को मिलाएं तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस बन जाती है। अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है हम चाहते होते हैं कि इसे मिनिमाइज करें। इसे मिनिमाइज करने का एक तरीका ये है कि आप ओमिक रेजिस्टेंस को कम करें, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कम करें, RC को। ये कहता है कि इसको कम करने के 3 तरीके हैं, और RU जो है जो कि ओमिक ड्रॉप है इसको भी कम करने के कुछ तरीके हैं। इसको एक काम करने का तरीका तो ये है कि RE और यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड के दरमियान डिस्टेंस कम कर दें, तो इस डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी इन्हांस कर दें। ज़ाहिर है जब इसकी कंडक्टिविटी इन्हांस होगी तो इनके दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा भी होगा तो ज़ाहिर है वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और तीसरा तरीका इस R सोल्यूशन को कम करने का ये है कि आप काउंटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को के दरमियान डिस्टेंस कम कर दें। तो अगर आपने इस ओमिक ड्रॉप को ज़ाहिर है आइडियल केस में आप डील कर रहे होते हैं, रियल में इसकी आ जाती है, तो अगर आपने इसे डील करना है तो इन डिस्टेंसेस को मेंटेन करके और ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रोड इनको अगर आप करें तो आपको ये आप हैंडल कर सकते हैं। चौथा और आखिरी स्टेप हमारे पास जो होता है वो रिगार्डिंग द साइक्लिक वोल्टामेट्री वोल्टोग्राम्स होता है। ज़ाहिर है आपने जब अपना सेल बना लिया, असेंबल कर लिया, उसमें आपने ऑक्सीजन को स्पर्ज्ड कर लिया। ज़ाहिर है अगर आपने एटमॉस्फेयर को इनर्ट करना है तो आप ऑक्सीजन को स्पर्ज करेंगे, और देन आपने जो जितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आपने ओमिक ड्रॉप को कम कर लिया, तो उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट को रन कर सकते हैं। ये कहता है कि आपने एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर साइक्लिक पोटेंशियल विंडो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपने सेट करना है, आपने पोटेंशियल विंडो के अलावा स्कैन रेट को सेट करना है, ये सारे के सारे आप डिफाइन करेंगे उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर। ज़ाहिर है आपके पास जो भी इक्विपमेंट है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, और आपने नंबर ऑफ़ साइकिल, नंबर ऑफ़ स्कैन को देना है, स्कैन रेट देना है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सेट कर लेंगे। ये था हमारा आज के लेक्चर के कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं, आपने कौन सी सेल एस्टैब्लिश करने के बाद, सेल असेंबल करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी करते हैं वो हमने आज डिस्कस कर ली। इस हवाले से ये हमारा आखिरी लेक्चर था साइक्लिक वोल्टामेट्री पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कोई और चीज़ रेकमेंड करते हैं, कोई और टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।